हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है द मिनिमलिस्ट क्लासेस में। आज की वीडियो में हम हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में आए हुए फिजिक्स एंड स्पेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर साल एचसीएस में 20 से 25 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से आते हैं। आप ईयर वाइज ग्राफ में देख सकते हैं। ये मेरी सेकंड वीडियो है साइंस सेक्शन से। पहले मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन को कवर किया था। आप चाहें तो मेरी एचसीएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने अभी तक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। जैसे कि आप जानते हैं, 2 नवंबर को ट्रेजरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का एग्जाम है, टीओ एटीओ का। मैंने इस वीडियो में बताया है कि क्यों एचसीएस एस्पिरेंट को ये एग्जाम देना चाहिए। आप चाहें तो देख सकते हैं। नाउ बैक टू फिजिक्स। 2014 से 2024 तक अप्रोक्स एवरेज 5 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, बट 2024 से एक ही क्वेश्चन आया था। बट डोंट इग्नोर फिजिक्स, क्योंकि एचसीएस ने 2024 में 8 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी से पूछे थे। तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड। जब मैंने फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को टॉपिक एंड ईयर वाइज डिवाइड किया तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिले: मोशन, एनर्जी, लाइट एंड ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, प्रेशर, साउंड वेव्स, हीट, न्यूक्लियर फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड मिसलेनियस क्वेश्चन। हम क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। मैंने हर क्वेश्चन के साथ उसका सोर्स भी मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी के चैप्टर्स एंड बुक्स को भी रेफर किया है। आप चाहें तो उन चैप्टर्स को अच्छे से जरूर पढ़ सकते हैं। स्पेस से अभी तक 7 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर बेस हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस मेरे टेलीग्राम चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, आपको वहां ये पीडीएफ मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। लाइट्स एंड ऑप्टिक्स, यहाँ से अभी तक 3 क्वेश्चन एचसीएस ने पूछे हैं। क्वेश्चन काफी सिंपल है, एनसीईआरटी बेस है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को देखें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, फिर आप वीडियो को देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन के बारे में बताया गया है कि वो दूर की चीजों को नहीं देख पाता। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नॉट विजिबल टू हिम। तो स्टेटमेंट 1 कहती है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया। एक्चुअली जो हाइपरमेट्रोपिया होता है वो आपका पास के चश्मे के लिए होता है, और यहाँ दूर का गिवन है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक। और फिर आपसे पूछा गया है कि बताया गया है कि द डिफेक्ट में हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। यस, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो क्लियरली नहीं देख पाते, वो उनको होता है मायोपिया। ठीक है, ये मायोपिया होता है। और उसमें जो आईबॉल है इज टू लॉन्ग और लेंस इज टू कर्व्ड। ये पॉइंट याद रखना अगली बार फिल्म्स के लिए। और हम इसको फिक्स कर सकते हैं बाय वेयरिंग ऑफ कॉनकेव ग्लासेस। ठीक। और यहाँ पे गिवन है कि आपको कॉनकेव लेंस होंगे या कॉन्वेक्स यूज की चाहिए होंगे। यहाँ पे कॉनकेव राइट ऑप्शन है, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर राइट। तो ऑप्शन इज योर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का ये क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। अगेन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। इसलिए मैं कहता हूँ कि पीवाईक्यू को आराम से पढ़ें, जरूर देखें कि उसके सारे ऑप्शंस को डिटेल में पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिपीट हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट का फॉर्म होगी। ये क्लियर मिरर में तो आप देख सकते हैं, हम यूजुअली घर में भी यूज करते हैं। ठीक है। और कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर को आइए थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट, आप इसको देखिए, इस इमेज को। यहाँ पे एक फ्लाई है, एक मक्खी है। आप उसकी जो इमेज जो कनकेव लेंस में फॉर्म होती है ना, वो छोटी फॉर्म होती है। आप अपनी गाड़ी के शीशे में देख सकते हैं, और अपने या टू व्हीलर चलाएं उसको भी देख सकते हैं कि आपको अगर कोई इमेज फॉर्म होती है वो छोटी होती है, क्योंकि उसमें लार्ज एरिया कवर करना होता है। ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस वहाँ यूज होता है आपका। और कॉन्वेक्स लेंस जो यूज होता है, एग्जाम्पल डेंटिस्ट, यहाँ पे आपको छोटी से बड़ी इमेज फॉर्म करनी होती है। ठीक। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ये आपका एनसीईआरटी क्लास 7th के चैप्टर है लाइट के ऊपर। आप उसको जाके देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, लाइक इन्वर्टेड इमेज और स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ये कुछ और चीजें हैं, आपको जरूर इनको देखना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर करेक्ट है। यहाँ पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट था। अभी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे स्वैप करा गया है, इसलिए 2 और 3 रॉन्ग हो जाता है।
अनदर क्वेश्चन 2021, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। जब भी आप लाइट को ट्रेवल करते हैं डेंसर मीडियम, माने कि यहाँ पे ये वाटर है, ठीक, आप इसको, और यहाँ पे एयर है, जैसे ही इसको जो पास करेगा, व्हेन अ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये सरफेस पे हिट करके एक लार्ज एंगल फॉर्म करती है, ठीक है, और लाइट बाउंस बैक कर जाती है कि, और बाहर आने की वजह, और लेकिन है ना, ये जो फॉर्म करता है इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ से आपकी लाइट गई और ये बैंड होके एक लार्ज एंगल ये फॉर्म किया, बैंड हो गई, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे क्या क्या हमें होता है? अब मिराज ऑफ डेजर्ट, क्लाइडोस्कोप, डायमंड स्पार्कल, ट्रांसमिशन ऑफ लेटरिस इन ऑप्टिकल फाइबर। आइए वन बाय वन समझते हैं मिराज इन डेजर्ट्स क्या है, पहले उसको देखते हैं। आप इस इमेज को देख सकते हैं, ऊपर स्काई है, ठीक, नीचे रेगिस्तान है, मान लीजिए राजस्थान में आप बैठे हैं, रेतीली जमीन है, और यहाँ पे आपको मिडिल में ना, आपको दूर से लग रहा है कि ये पानी है, ठीक है, बट ऐसा है नहीं, इसको ही हम मिराज ऑफ डेजर्ट कहते हैं। और ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। सिमिलरली केस डायमंड में होता है, डायमंड स्पार्कल करता है, आपने देखा होगा। और सिमिलरली लाइट रेसिंग ऑप्टिकल फाइबर में भी ऐसा होता है, नहीं क्लाइडोस्कोप में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किस में ये फॉर्म नहीं होता। क्लाइडोस्कोप आपने, आपको याद हो तो, पता नहीं आपके में था या नहीं, जब हम छोटे थे तो हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता था क्लाइडोस्कोप फॉर्म करके आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा होता था कि डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होते थे मिरर के, ठीक है, उनको प्लेस कर जाता था इन द ट्यूब। क्वेश्चन फ्रॉम द मोशन सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछा गया है। सिंपल है, फैक्चुअल, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया इसे कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया होता क्या है? बाय डेफिनेशन हम ये भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट पे रहेगा या तो, या और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस कि जब तक कि एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, फैक्चुअल डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं। सपोज करिए कि ये एक बॉल गिवन है, ठीक है, ये जब तक रेस्ट में, जब तक आप इसको छेड़ोगे नहीं, ठीक है, ये रेस्ट पे है। अब मान लीजिए यही बॉल, और यहाँ पे एक मान लीजिए वॉल है, एक दीवार है, ये एक, ठीक, आप इस बॉल को आके आप आपने इसको पुश किया, अब ये बॉल मूवमेंट में रहेगी, ठीक है, ये जब तक रहेगी जब तक ये दीवार से टकराएगी नहीं, क्योंकि वहां से एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स राइज होगा, फिर वो ये बॉल यहाँ से टकराएगी, फिर ये बॉल रुकेगी, ठीक। तो इसी को ही लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे है, या वो पे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तब तक वो कोई एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगे, ठीक। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। अनदर क्वेश्चन, अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर आपको बताता है कि जैसे कि आप ना वॉक कर रहे हैं, ठीक, आप जब 5 मीटर्स चलते हैं तो आप किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो जो मैटर करता है ना, वहाँ आपका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 5 मीटर होगा, और डायरेक्शन जो होगी नॉर्थ, यानी कि आप साउथ में जाए, नॉर्थ में जाए, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अगर आपके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है तो हम उसको क्या कहेंगे? वेक्टर, ठीक। द राइट ऑप्शन इज डी। अनदर क्वेश्चन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन है। पहले ये समझते हैं कि ये मोशन है क्या, ठीक। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन यानी कि आप एक स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं, यानी आप एक, बिल्कुल एक सीधा रोड है, आपने साइकिल स्टार्ट करी और आप साइकिल पे उससे चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, यहाँ पे ये सेम होगा, और वहाँ पे किसी भी तरह की एक्सेलरेशन यूज नहीं होगी। ये एक्सेलरेशन वर्ड याद रखना, ठीक। तो क्या होगा? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा। मान लीजिए अगर आप एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको बार जैसे ही डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी होगी, आपको अब राउंड घूमना है, ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए होगी, वो स्पीड अप एंड स्पीड लो, ठीक है। यानी कि अब आप साइकिल, मान लीजिए आप यहाँ से साइकिल ही चला रहे हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको स्पीड चाहिए, आपको वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, और आपको
स्पीड स्लो और कभी अप करनी पड़ेगी अपने, जब आप कर्व पाथ में मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए होगी। तो यही ये क्वेश्चन कहता है। और अब फर्स्ट जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, अ बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक, कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है, अभी हमने पढ़ा। बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये कहते हैं द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में देयर इज इंस्टेंटेनियस चेंज। भाई एकदम चेंज होएगा नहीं, अभी हमने पढ़ा ना, जो चेंज होगा जब हम कर्व पाथ सर्कुलर पाथ मूव करेंगे, ठीक। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अभी हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में नहीं आता, ठीक। आप इसको भी एलिमिनेट करें, सी भी एलिमिनेट करें, आंसर आपका आ गया सी। क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रेविटेशन सेक्शन। First, pause the video and read the question itself, then start solving it. Which of the following statement about the freely falling objects is or are false? पहले हम जानते हैं कि freely falling objects क्या होते हैं। freely falling bodies मतलब कि अ, अ, क्यों होता है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ग्रेविटी है हमारे पास, क्योंकि स्पेस में तो ग्रेविटी होती नहीं। आप देख सकते हैं स्टीफन हॉकिंग, अ ग्रेट फिजिसिस्ट, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो ऑब्जेक्ट फॉल नहीं करती। और वहीं जो एक्सेलरेशन जो होती है ना हमारी, वो डिपेंड नहीं करती हाउ हैवी दे आर, ठीक। ये भी एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा फिल्म्स के लिए। एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एट द अर्थ सरफेस इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज नो मैटर ऑफ द साइज और मास। ये पॉइंट को याद रखिएगा। इफ यू ड्रॉप समथिंग, मान लीजिए आप कुछ ऊपर, आप फर्स्ट फ्लोर पे अपने घर पे खड़े हैं, आप कुछ गिराते हैं, तो जब वो कोई चीज मान लो बॉल ही कोई आप नीचे फेंक रहे हैं, आपके हाथ में है, तो वो स्टार्ट जो होगी तो वो जीरो स्पीड से होगी, कोई ग्रेविटी की वजह से वो तो नीचे ही आएगी ना जब आपको किसी बॉल को छोड़ोगे तो, ठीक है। और मान लीजिए अब आप नीचे खड़े हैं अपनी बिल्डिंग के, और अब आपको बॉल ऊपर फेंकनी है, तो जैसे ही आप नीचे से फोर्स यूज करेंगे, तो एक पॉइंट पे आके उस फोर्स की लिमिटेशन होगी, तो ग्रेविटी है, क्योंकि ऊपर वाले जो आप नीचे से ऊपर फेंकोगे वो फिर फोल्ड डाउन बैक करेगी, ठीक है। उसी पॉइंट को यहाँ से समझाया गया है थर्ड पॉइंट के अंदर, ठीक। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या एग्जामिनर पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है या फॉल्स पूछ रहा है, क्योंकि एग्जाम टाइम में काफी प्रेशर होता है साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पे एक गेम प्ले होती है एमसीक्यू की तरफ से, आपको आता हुआ क्वेश्चन में गलत हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, freely falling objects are the objects falling from a height towards the earth under gravitational force of the earth। स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हमसे फॉल्स पूछा गया है तो ये आंसर नहीं हो सकता। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, वो डिपेंड करेगी मास ऑफ द बॉडी। अभी हमने पढ़ा कि वो डिपेंड नहीं करेगी मास ऑफ द बॉडी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बट आंसर में ये राइट हो गया, क्योंकि फॉल्स पूछा गया है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम द हाइट, its initial velocity u is 0, ठीक। and if object is thrown vertically upward, its velocity v becomes 0, ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमसे false पूछा गया है तो स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ये सैटेलाइट के बारे में पूछा गया है कि सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व करती है। पहले समझते हैं सैटेलाइट कैसे मूव ऑन करती है। ये हमारे प्यारी अर्थ है, और यहाँ पे ना ये सैटेलाइट्स हैं, ये मूव कर रही हैं, ठीक। कि और जब भी हमको ये पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें, व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ, जैसे कि अर्थ के अराउंड ये जो सैटेलाइट्स हैं सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हैं, ठीक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अपने दिमाग में याद रखना जब आप इस टॉपिक को पढ़ें। इट्स स्पीड में स्टे द सेम बट इट्स वेलोसिटी डज नॉट। इसका कहने का मतलब क्या है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर बहुत स्पीड एंड डायरेक्शन आता है, और जब आप सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं आप खुद जानते हैं, ठीक है, डायरेक्शन बाबरी बदलती रहती है, ठीक है। आप देख सकते हैं डायरेक्शन बाबरी चेंज हो रही है। आप मान लीजिए खुद आप एक साइकिल चला रहे हैं सर्कुलर पाथ पे, तो बाबरी डायरेक्शन चेंज होएगी नहीं होएगी। तो उसी वे में ये सैटेलाइट डायरेक्शन चेंज करती हैं, तो यही वो बताना चाहता है कंसेप्ट को। और
जो जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो डायरेक्शन चेंज करवा रहा है सैटेलाइट्स की, इट इज़ अ पुल ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि पुल मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल और द सेंट्रल सीकिंग फोर्स। इस फोर्स को याद रखिएगा फॉर योर प्रीलिम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम द वेव्स एंड द साउंड वेव्स। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, पहले पॉज करिए, थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। फर्स्ट अंडरस्टैंड द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। यहाँ पे मैंने एक टेबल गिवन है, यहाँ पे बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव्स, ठीक। जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, वहीं हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो छोटा होगा। तो स्पीड क्या होती है, हाउ फास्ट द वेव ट्रेवल्स, ठीक, इनकी यूनिट्स याद रखिएगा। अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करिए कि आप एक रिवर के पास खड़े हैं, ठीक, वहाँ से आप कुछ बोलते हैं, तो आपकी वॉइस को ट्रांसफ़र होती है एयर से वाटर में, ठीक। इस केस में ना फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक। बिकॉज़ अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो आ रही हैं, और वाटर जो होता है वो थिक होता है, डेंस होता है एयर से, तो आपकी जो आवाज़ है वो फास्ट ट्रेवल करेगी एंड वेव्स, ठीक है। तो इस केस में ये याद रखिएगा कि जो आप वन मीडियम टू अदर मीडियम में हम जब जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक, ऑलमोस्ट अनचेंज है। वेवलेंथ और स्पीड ही है जो चेंज होती है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आएगा तो डायरेक्ट ये पॉइंट को रिमेंबर करिएगा और डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट अब हम ध्यान से पढ़ते हैं अगेन। व्हेन एन अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, ठीक है, तीनों चेंज होती है। अभी हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज, यानी कि वो अनचेंज रहती है जब वो ट्रेवल करती है वन मीडियम टू अदर, तो ये आपका ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ एन अल्ट्रासाउंड वेव चेंज व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अभी हमने पढ़ा ना कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड, फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज है लेकिन स्पीड चेंज होएगी, ठीक। और फोर्थ स्टेटमेंट डायरेक्ट एनसीईआरटी से गिवन है। ये टेक्निक यूज करी जाती है मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए, ठीक। और जैसे ही आप इसको फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे और तो आपके पास आंसर आएगा 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और इस क्वेश्चन में सीखने की है, वो अब इस कंसेप्ट से अलग है, लेकिन हमें थोड़े से ना एलिमिनेशन आना चाहिए, ठीक। मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन का कोई भी फैक्ट नहीं पता, ठीक, फिर भी आप देखिए आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को पढ़िए। व्हेन एन अल्ट्रासाउंड जो वेव होती है वो ट्रेवल करती है, तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, ठीक, ये तीनों चेंज होती है, ठीक है ना। और वहीं ये स्टेटमेंट की गिवन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज, ठीक, कि ये अनचेंज रहेगी। तो इन दोनों में से एक ही चीज ठीक हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हैं बिना पढ़े भी, क्योंकि एक तरफ गिवन है कि तीनों चेंज होगी और एक तरफ गिवन है कि आ, कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, और स्टेटमेंट में आपको गिवन है 1 एंड 2 हो सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठीक। ये एक ट्रिक थी। अदर क्वेश्चन 2021 में ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे क्वेश्चन था, वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं, इसीलिए पीवाईक्यू काम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम समझते हैं कि सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग डिवाइस होती है, जिसको हम मेजर करते हैं कि डेप्थ ऑफ द सी और द ओशियंस। सोनार यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, ये यूज करती है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, डायरेक्ट एनसीईआरटी में गिवन लैंग्वेजेस है, टू मेजर द डिस्टेंस अंडर वाटर, करेक्ट, ठीक। स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन सी वाटर इज सेम एज दैट इन एयर, ठीक है, यहाँ ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक। अभी हमने पढ़ा ना, जैसे कि वाटर से एयर में जाएंगे तो स्पीड तो चेंज होएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो रॉन्ग है। द थर्ड स्टेटमेंट, टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी टू रीच द डिटेक्टर इज टू मेजर द डेप्थ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आप इस लाइन को भी पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये गिवन है। द अगर आप यही स्टेटमेंट्स को हमने अभी पढ़ा है तो डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। ऑप्शन इज बी। अनदर क्वेश्चन,
ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है सोलर स्पेक्ट्रम? पहले समझते हैं सोलर स्पेक्ट्रम को। सोलर स्पेक्ट्रम एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है विथ सुपर इम्पोज डार्क लाइन्स formed by the absorption of specific wavelengths by the element present in the sun's atmosphere। इसको थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप कंसिडर करिए एक रेनबो को देखिए, बट इफ यू लुक क्लोजली, जैसे आपको पास से देखेंगे ना, आपको कुछ एक थिन डार्क लाइंस दिखेंगी कटिंग थ्रू दी कलर, जो कलर्स को काटते हुए होंगी। सन गिव्स अस अ रेनबो बट सम कलर्स गेट ब्लॉक्ड, ये लेकिन जो कुछ कलर जो ब्लॉक हो जाते हैं वो बाय द गैसेस। क्यों? ये मतलब कि एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो ये एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। दैट इज वाई सोलर स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सिंपल। अनदर क्वेश्चन, सिलेक्टिव स्कैटरिंग इज कॉज्ड बाय, ठीक है। ये आपका फिनोमिना जो होता है ना, कि आपको जो आप कलर्स देख सकते हैं सनसेट में, और आपका जब सूर्योदय सूर्यास्त होता है, यानी कि आपको ब्लू कलर कब लगता है और सनसेट के वक्त आपको रेड लगता है, तो उसके बेस पे ये कॉन्सेप्ट है स्कैटरिंग का। ठीक, इट हैपेंस व्हेन टाइनी पार्टिकल्स और द गैसेस इन द एयर स्कैटर्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। एंड ये किससे होता है? गैसेस की वजह से होता है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होता है, एंड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई सबकी वजह से होता है। तो आंसर डी है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। यही आपका डस्ट पार्टिकल हो गया, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, इन सब का मिक्सचर ही होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो आंसर इज डी। ना द क्वेश्चन फ्रॉम द एनर्जी। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, बिट फैक्चुअल क्वेश्चन था, फोटो इलेक्ट्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, एनसीईआरटी में गिवन भी है, कि किस पे डिपेंड नहीं करता। ये डायरेक्ट है, आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि ये आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन पे आपका डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन आपका ये रहा और फ्रीक्वेंसी आपकी ये रही, तो आप इसको थोड़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन फ्रॉम द मैग्नेटिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ पीरियोडिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स। पहले समझते हैं इसको, कि इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक जो वाइब्रेशंस होती हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, वो होती हैं एट द राइट एंगल। ये पॉइंट है, इसको याद रखना है। और वो इन स्टेप विद ईच अदर। ठीक, ये भी एक डेफिनेशन थी। इस एग्जाम्पल से आप इसको देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये परपेंडिकुलर हो रही है। और अगर आपको डायग्राम समझ नहीं आ रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे वो जिम में आप जाते हैं तो रो एक्सरसाइज नहीं होती जिसमें हम रस्सी को हम मूव करते हैं अप एंड डाउन। ठीक, सपोज करिए आप रस्सी को एक हाथ से अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे अप डाउन कर रहे हैं, और दूसरे हाथ से वहीं राइट लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर मोशन में हैं, ठीक है। एक तरफ आप रस्सी को ऊपर नीचे कर रहे हो, एक साइड बाय साइड कर रहे हो, राइट और लेफ्ट। तो उसी तरीके से ये फॉर्म होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, और लेकिन ये दोनों चीजों में ना सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, दोनों हाथ आपके मूव करने चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, यानी ये सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। इसको हम क्या ऑप्शन में भी गिवन है कि वाइब्रेटिंग इन फेस। ठीक है, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात करें, मोस्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आंसर आपका बी है। ठीक, अब इसको एनसीईआरटी में जाके पढ़ सकते हैं, क्लास 12 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर नंबर 8 में आपको गिवन है। ठीक, अनदर क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, मैग्नेट के बारे में पूछा गया थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। ये बिल्कुल करेक्ट है, सिंपल है, एनसीईआरटी में गिवन है चैप्टर। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव। Yes, it is also the fact given in NCERT is right, and there is no field inside a bar magnet। ऐसा नहीं है। आप इसको इमेज को देखिए, इनसाइड द बार मैग्नेट भी तो है ना। आउटसाइड आप नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, इनसाइड आप साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं। ठीक, और डिटेल में पढ़ना तो आप इस स्लाइड से पढ़ सकते हैं, मैंने बता ही दिया आपको। और एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, यानी कि जो लाइंस है ना, कि गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी जितनी अंदर की लाइंस होंगी। ठीक,
तो ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट में था, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द फील्ड। यस, इट इज आल्सो राइट। देखो, क्वेश्चन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली एनसीईआरटी में ये चैप्टर भी गिवन है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। थोड़े से कंसेप्चुअल भी हैं, जरा ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा, प्रिपेयर करिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग इज, वेयर इज योर सिल्वर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है। आपका चैप्टर यहाँ मैंने गिवन कर रखा है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। 2022 में क्वेश्चन आता है और यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड एट योर होम। ये हमेशा याद रखेंगे, यूज्ड एट योर होम अप्लायंसेस के लिए पूछा गया है। होम अप्लायंसेस के लिए हमारे यहाँ क्या एसी करंट आता है, जिसे हम ऑल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर सब इस पे चलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं कि माइक्रोवेव, ओवन एंड टेलीविजन यूजेस अ डीसी करंट। अगर आपको इसको एलिमिनेट करते हैं, फर्स्ट इज रॉन्ग। द सेकंड एंड थर्ड आर एब्सोल्युटली राइट। अभी मैंने बताया होम अप्लायंसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। एयर, द फोर्थ स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस यूज 220 एम्पियर करंट। ये गलत है, वोल्टेज होता है यहाँ पे, एम्पियर नहीं होता। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को थोड़ा याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे गिवन है और मैंने ना टेबल आपको दिया है एम्पियर और वोल्टेज का। कल को आगे एचसीएस इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आप इसको रीड करिएगा। और मैग्नीट्यूड, फिफ्थ स्टेटमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग थ्रू अ डिफरेंट डिवाइसेस इज से। नहीं, ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, क्योंकि एवरी अप्लायंसेस यूज डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि एक फैन और एसी के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ओनली ऑप्शन इज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर राइट। ऑप्शन इज योर बी। अनदर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थ्री स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया ये क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th की। कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो कन्वर्ट करेगी ना मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक मोटर जो आप यूज करते हैं मोटर को। और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिक फैक्ट्स है, गिवन है। बोथ इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। यस, प्रिंसिपल का नाम क्या है आपका, है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, तो थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, ये आप गिवन भी है एनसीईआरटी के अंदर। डिफरेंट आपको गैल्वेनोमीटर वगैरह गिवन है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इसको आपको मैच करना है इनकी एप्लीकेशन बेस पे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे गैल्वेनोमीटर आपको इसलिए होता है कि फाइंड स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, और वहीं हाइग्रोमीटर आपको होता है कि हाउ वेट और ड्राई द एयर इज। और वही प्रेशर ऑफ गैसेस को मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर। और आई, आपका जो आई है ना, उसके अंदर जो प्रेशर को मेजर करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं टोनोमीटर। ठीक है ना, जब भी ऐसे को आपको, जब भी आप अपने टॉपिक्स को पढ़ेंगे फिजिक्स के, तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पता लगेंगे, उन सब की एक लिस्ट बनानी है, क्योंकि मैच दी फॉलोइंग से यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। और जैसे कि एक चीज़ और कि जैसे कि आपको यूनिट्स तैयार करने हैं, यूनिट्स मतलब कि जैसे कि एम्पेयर का यूनिट क्या है, वोल्टेज का क्या है, ऐसे ही सबके, तो अभी इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द हीट, क्वेश्चन पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ हीट, डेफिनेशन गिवन है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर सब्सटेंस टू चेंज एक वन स्टेट टू अनदर बट विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर इज कोल्ड। यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं करना, लेकिन वन स्टेट टू अनदर को चेंज करना है, तो उस हीट को हम क्या कहते हैं। द आंसर वैसे इसका लेटेंट हीट है, जिसको हम हिडन हीट भी कहते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपके हाथ में ना, ये आपने एक आइस क्यूब ली, ठीक है, वो आपके हाथ में मेल्ट होएगी वाइल टर्निंग टू वाटर। ठीक है, टेम्परेचर स्टेज द सेम, टेम्परेचर तो सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप रूम टेम्परेचर में खड़े हो फॉर एग्जांपल, बट इट स्टिल नीड्स हीट टू मेल्ट। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो हीट होएगी ना, दैट्स लेटेंट हीट इज कॉल्ड द एक्शन, एंड इसे हिडन हीट कहते हैं डायरेक्ट। न्यूक्लियर फिजिक्स के से क्वेश्चन आता है, आपका आता है यूरेनियम के ऊपर। फ्यूजन, फिशन, एमिशन, रेडिएशन, चारों को आपको लेकिन एक बार पता होना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन का जो से हमसे पूछा गया है कि यूरेनियम इज बोम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन्स, यानी कि एक यूरेनियम है,
उसको बोम्बार्ड कर जाता है न्यूट्रॉन्स के। इट ब्रेक्स अप इनटू टू ऑफ नियरली इक्वल मास, यानी कि ये आपका ना जो न्यूक्लियस है यूरेनियम का, इसको बोम्बार्ड किया गया न्यूट्रॉन से। तो ये इसका प्रोसेस में यही होता है कि एक बड़ा आपका न्यूक्लियस लिया गया, उसको न्यूट्रॉन से हिट करा जाता है बहुत ही पावर से। तो ये यूरेनियम दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसको जब ये पार्ट में डिवाइड होता है ना, तो बहुत एनर्जी जनरेट होती है, जिसको हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज करते हैं। और इसका आंसर आपका है फिशन, न्यूक्लियर फिशन इसको कहते हैं। ये टेबल गिवन है, आप इसमें यहाँ से आराम से पढ़ भी सकते हैं। इन सब ऑप्शंस को प्रिपेयर करिए, क्योंकि क्या पता अगले साल ये इसमें पूछ लिया जाए। ना द क्वेश्चन फ्रॉम मिसलेनियस सेक्शन, मिसलेनियस सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, जैसे कि साइंटिस्ट बेस्ट सेलर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम विच मेड इट इनटू द गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड वाज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। आप देख सकते हैं स्टीफन हॉकिंग, अभी हमने देखा था ना, उनकी स्पेस में फोटो देखी थी, बट वो आज हमारे साथ नहीं है, वो सेट फॉर फिजिक्स। Another question, the Nobel Prize for the Physics in 2018 was awarded for pioneering the work in which field? डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे करंट अफेयर वेरी करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन, लेजर ऑफ फिजिक्स है इसका। ना द क्वेश्चन फ्रॉम द स्पेस सेक्शन, यहाँ से 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, 5 फ्रॉम द करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन 2024 में आदित्य L1 हमारे इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट टू स्टडी द सन है। आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन अगर आप आदित्य L1 मिशन को सर्च करेंगे ना, ये मेजर मिशंस में है इंडिया के। अगर आप मेजर मिशंस के बारे में ही पूछा गया है बार बार, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं। और अब इस स्टेटमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना होता है जब ये क्वेश्चन हमारे पास आए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आदित्य L1 स्पेस ऑब्जर्वेटरी विद 9 पेलोड्स डिजाइन टू स्टडी द सन। एक्चुअली ये 9 नहीं है, ये 7 पेलोड्स थे, तो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है। फैक्चुअल क्वेश्चन बनाया है HPSC ने। द VLC विल टेक द इमेज ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर एंड द कोरोना एट हाई रेजोल्यूशन एंड टाइम्स कैडेंस। ये स्टेटमेंट राइट है। और वहीं थर्ड स्टेटमेंट, आदित्य L1 कैरीज एन अल्ट्रावायलेट इमेजर, a 3 X-ray spectrometer and 4 in situ instruments, ये मेंशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। डिटेल में तो यहाँ पे सिर्फ वन स्टेटमेंट राइट है, जो कि सेकंड स्टेटमेंट है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आप डिटेल में इस पेज पे यहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि अभी रिपीट तो होगा नहीं, बट आपको यहाँ से ये सीखना है कि किस लेवल के क्या क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक। अनदर क्वेश्चन, ऑब्जर्वेटरीज गिवन है, उनकी लोकेशन आपको बतानी है, मैच करनी है। 224 का ही क्वेश्चन है, अगेन स्पेस पे दूसरा क्वेश्चन है। ये कर्नाटका में है, ये लोकेशन आपको गिवन है। सोलर ऑब्जर्वेटरी कोडाईकनाल, ये भी आपका ये आपका तमिलनाडु में है। और वहीं आपकी रेडियो ऑब्जर्वेटरी, ये आपके कर्नाटका में है, यानी कि दो कर्नाटका में, कोडाईकनाल तमिलनाडु। कोडाईकनाल से ना एक लिंक से क्वेश्चन आया था 2018 में UPSC में। एक्चुअली ये एग्जाम्स जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस एंड इंटरलिंकेजेस। तो मेरे माइंड में ये था कि एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हाँ, हालांकि ये है ज्योग्राफी बेस्ड, बट आप इसको देख सकते हैं। 2022 देखिए, फिर अगेन मेजर मिशन चंद्रयान सबको पता है, उस पर क्वेश्चन आया 2022 में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अब 2023 में चंद्रयान 3 भी हो चुका है, ठीक है। चंद्रयान 3 का जरूर याद करिए। कभी कभार जो मेजर मिशन पुराने हैं ना, एटलीस्ट कंटेम्प्रेरी टाइम, कंटेम्प्रेरी का मतलब कि 2 से 3 साल के जो मेजर मिशन है, उन पे क्वेश्चन जरूर फॉर्म हो जाते हैं, और हम इसको सही भी मानेंगे। हाँ, ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है मैक 3, ये इसका याद रखना है। ऐसी इन स्टेटमेंट्स को जरूर पढ़ना, क्योंकि इसके बेस पे ही आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे जब आप पढ़ोगे। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, और बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है ये दोनों। आप इनको आराम से पढ़िए, ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, PDF में टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होता है, और मैं स्कैनर कोड भी इसको मेंशन कर दूंगा। 2019 में नासा का जो क्वेश्चन आया, नासा रोवर लैंडेड ऑन मार्स। देखिए, मार्स लैंड या फिर प्लैनेट्स का जो मेजर मिशन है ना, इसको जरूर पढ़िएगा।
क्योंकि ये मेजर है मिशंस हैं। जब भी आप नासा के मिशन पढ़े तो मेजर पढ़िएगा, मेन ये आपकी किसी भी फिल्म 365 विजन वगैरह में मिल जाएंगे, 10-20 होती है, उनकी एक लिस्ट बना लेगा और इजी ऑप्शंस आएंगे, हो जाएगा। उसका आंसर है प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस हाँ हर एक कैंडिडेट को चाहिए, ठीक है, फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम। अनदर क्वेश्चन 2014 में, वही बेस्पिस स्पॉट 7 सैटेलाइट विच वाज recently launched on the boat PSLV C-23 belongs to it is France। करेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ से इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब दो क्वेश्चन 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका करंट रिलेटेड नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। लो प्लेनेटरी ऑर्बिट्स किसके, who discovered it? It is Johannes Kepler। he described how planets move in elliptical orbit, ठीक है, विद दिस सन एट द ऑन फोकस, ठीक, ये याद रखिएगा। मैंने टेबल फॉर्म करके दे दिया है आपको, बाकी ऑप्शंस का भी, आप इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सोलर एक्लिप्स विल टेक प्लेस व्हेन, सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण कब तब होता है जब मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सो फाइनली दिस वीडियो इज ओवर। थैंक यू माय फ्रेंड। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड इट, ठीक है। थैंक यू।